सो बच्चे स्टेरॉइड्स जो हैं वो हमारे पास वो केमिकल्स हैं जो कि बॉडी के लिए रिक्वायर्ड रहते हैं अगर एक प्रॉपर अमाउंट में लिए जाए तो। ठीक है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स जो है बच्चे वो बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में हेल्प करते हैं। यानी कि आप कुछ कॉर्टिकॉइड्स के बारे में बात करो या फिर सेक्स हार्मोन्स की बात करो तो स्टेरॉइड्स जो है वो रिक्वायर्ड रहते हैं। लेकिन बच्चे अगर हम बात करें नॉर्मल लाइफ के केस में, अगर हम उसका एक्सटर्नल यूज कर रहे हैं, एक्सटर्नल इनटेक कर रहे हैं, तो बच्चे ये बॉडी में एग्रेसिवनेस जो है वो इंक्रीज करता है, एनर्जी क्रिएट करता है और बॉडी में मसल पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से जो बहुत सारे एथलीट्स हैं और बहुत सारे लोग जो है जो जिम्नास्टिक में इन्वॉल्व होते हैं वो स्टेरॉइड्स टेकअप करते हैं ताकि अपनी स्पोर्ट्स पर्सनशिप को इंक्रीज कर सके, यानी कि अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। तो स्टेरॉइड जो है दे आर टेकन एक्सटर्नली टू इंक्रीज एक्टिविटी, ताकि उनकी स्पोर्ट्स पर्सनशिप यानी कि एक्टिविटी इंक्रीज हो सके, यानी कि वो बेटर परफॉर्म कर सके बिना थके अपनी गेम में। तो बच्चे लेकिन ये जो स्टेरॉइड्स हैं नॉर्मल केस में ट्रीटमेंट के लिए भी यूज होते हैं, बट बच्चे ये स्टेरॉइड्स जो है अदरवाइज अगर एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं तो बॉडी में इल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं। लाइक फीमेल्स के केस में देखा जाए तो मेस्कुलिनाइजेशन यानी कि मेल फीचर्स जो है वो डेवलप कर देता है स्टेरॉइड्स। तो उसके बाद एग्रेसिवनेस बढ़ जाना, मूड स्विंग्स होना, डिप्रेशन जो है वो देखने को मिलता है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल रहेगा, क्लाइटोरिस जो है जिसमें हमारे पास इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो फीमेल वल्वा का पार्ट है, तो बच्चे उसका एनलार्जमेंट हो जाता है एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन फेस एंड बॉडी, यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो मेस्कुलिनाइजेशन जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। तो सेम मेल के केस में भी नियरली एग्रेसिव सिम्टम्स जो है वो बढ़ने शुरू हो जाते हैं, यानी कि मेल के केस में कुछ फीमेल फीचर्स जो है वो डेवलप हो जाना शुरू हो जाते हैं, दैट इज एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट जो मेल के केस में रूडिमेंट्री रहते हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और एग्रेसिवनेस इंक्रीज हो जाती है। उसके केस में मूड स्विंग्स, किडनी डिसफंक्शन, डिप्रेशन, किडनी डिसफंक्शन देखने को मिलता है, डिप्रेशन देखने को मिलेगा, मूड स्विंग्स की कॉमन सिम्टम है एज इन केस ऑफ फीमेल्स। उसके बाद टेस्टिकल्स का साइज जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो इफेक्ट होगा, यानी कि स्पर्म जो है फॉर्मेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो साइज ऑफ टेस्टिकल रिड्यूसेस, टेस्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा बेटा। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाएगा। एंड याद रखेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड जो है बेटा वो यूरेथ्रा के साथ है, यूरेथ्रा के साथ उसको सराउंड करता है। अगर वो एनलार्ज हो जाएगा तो यूरेथ्रा के ब्लॉकेज के चांसेस होते हैं, यानी कि यूरिन पैसेज में दिक्कत हो जाता है। उसके बाद डिक्रीज इन स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो इफेक्ट होता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव फंक्शन जो है वो इफेक्ट होंगे। तो उसके बाद हमारे पास नर्वस यानी कि मेंटल फंक्शन और इमोशनल डिस्टर्बेंस जो है वो देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है। और अगर कोई मेल या फीमेल एडोलेसेंट स्टेज में है उस दौरान एक्ने जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके बाद जो है हमारे पास बोन्स का एनलार्जमेंट वो इफेक्ट होता है, बोन्स जो है वो इलोंगेट नहीं हो पाती है अगर एडोलेसेंट एज में है ये पर्सन, तो मेल या फीमेल। तो बच्चे क्योंकि जितनी भी एनर्जी है वो मसल डेवलपमेंट में या बाकी प्रोसेसेस में यूज हो रही है, तो इन एडोलेसेंट फीमेल्स एंड मेल्स एक्ने प्रॉब्लम रहेगा एंड स्टंटेड ग्रोथ रहेगा। स्टंटेड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ हाइट एंड बोन इलोंगेशन, यानी कि बोन के जो ग्रोथ रिसेप्टर्स होते हैं ना उन्हें ब्लॉक कर देते हैं स्टेरॉइड्स, जिसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती।
तो बच्चे स्टैंडर्ड ग्रोथ यानी कि नॉन इलोंगेशन ऑफ बोन्स। ठीक है, तो बच्चे ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं जो स्टेरॉइड से जुड़े हैं, जो साइड इफेक्ट स्टेरॉइड से जुड़े। तो बच्चे स्टेरॉइड का इफेक्ट टेम्पररी रहता है, लॉन्ग टर्म ही रहेगा, और उसके बाद बच्चे बॉडी जो है वो बहुत ही ज्यादा मस्कुलर एस्पेक्ट से देखा जाए बहुत ज्यादा डेवलप होना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो स्टेरॉइड जो है वो मस्कुलर डेवलपमेंट करवाना शुरू कर देंगे। तो बच्चे लेकिन जैसे ही स्टेरॉइड्स का यूज बंद किया जाता है वो बॉडी जो है उतनी फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाती है, एंड वी हैव मल्टीपल साइड इफेक्ट्स जो कि स्टेरॉइड से रिलेटेड रहेंगे, जिसकी वजह से बॉडी की ग्रोथ जो है वो इफेक्ट भी होगा। ठीक है, सो ये हो गया कंप्लीट स्टेरॉइड्स का। सो बच्चे नेक्स्ट कवर करना है हमें डिजीजेस। तो बच्चे स्टार्टिंग में ही हमने बात किया था कि डिजीजेस जो हैं वो डिसऑर्डर्स होते हैं बॉडी के जो कि बॉडी में डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं व्हाइल अफेक्टिंग ऑर्गन्स। तो बच्चे डिजीजेस जो हैं वो दो तरह की होती हैं, दो तरह की डिसीजेस होती हैं, जिसमें से एक है इन्फेक्शियस और दूसरी है नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस डिजीजेस एंड नॉन इन्फेक्शियस। तो बच्चे ये दोनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी अभी हमें डिटेल में करना है। डिजीजेस जो है जो इन्फेक्शियस होती हैं ये वो डिजीजेस हैं जो कि इजीली स्प्रेड हो जाती है। तो बच्चे दिस डिजीजेस कैन स्प्रेड from an unhealthy or diseased person or a diseased person to a healthy person। एक हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट हो सकती है, माइट बी थ्रू अ वेक्टर और डायरेक्टली और फ्लूइड ट्रांसमिशन, किसी भी तरीके से हो सकता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कुछ भी हो सकता है, पोर्टल ऑफ एंट्री कुछ भी हो सकता है। तो इसमें मल्टीपल डिजीजेस आती हैं, इट्स आइदर बैक्टीरियल डिजीजेस जिसमें आप टाइफाइड की बात करोगे, उसके बाद कुछ और डिजीजेस हैं जैसे कि निमोनिया, हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा कॉज करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कॉज करेगा, डायथेरिया के डायसेंट्री प्लेग जो है वो डिजीजेस के बारे में बात करेंगे। ऊपर से वायरल डिजीजेस है जिसमें से कॉमन कोल्ड जो है उसे फोकस करना है। अदरवाइज वी हैव मल्टीपल वायरल डिजीजेस आल्सो। उसके बाद वी हैव प्रोटोजोआन डिजीजेस, फंगल डिजीजेस और हेलमिंथिक डिजीजेस भी। ये सारी इन्फेक्शियस है, किसी ना किसी तरीके से ट्रांसमिट हो जाती है, बट कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो ऑर्गन्स को इफेक्ट तो करते हैं लेकिन डायरेक्टली ट्रांसमिशन का कोई चांसेस नहीं है। तो बच्चे दीज कांट स्प्रेड फ्रॉम अनहेल्दी पर्सन और डिजीज पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। तो हेल्दी पर्सन में डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होंगे। लाइक कैंसर जो हम ऑलरेडी डील कर चुके हैं, एंड सम जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो है वो डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होते। अगर आप किसी पर्सन के साथ कांटेक्ट में हो जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स फेस कर रहा है तो आपका जेनेटिक सिस्टम चेंज नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अप टू योर जेनेटिक सिस्टम कि आप कौन सी डिजीज से इफेक्ट हो रहे हो। तो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में जेनेटिक डिसऑर्डर्स और कैंसर कवर होते हैं। तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में, एंड कैंसर जो है हमने इसी चैप्टर में डील किया। तो बच गए हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स यानी कि इन्फेक्शियस डिजीजेस, वो एक एक करके कवर करते हैं। तो बच्चे इन्फेक्शियस डिजीजेस में जो हमें डिजीजेस करनी है वो है बैक्टीरियल डिजीजेस, वायरल डिजीजेस, फंगल डिजीजेस, मतलब हर एक कैटेगरी में कुछ डिजीजेस जो है वो कवर करनी है। हेलमिंथिक डिजीजेस,
वायरल डिजीजेस, ठीक है, ये कैटेगरीज जो है वो कवर करनी है। एंड लास्ट प्रोटोजोन डिजीजेस। प्रोटोजोन डिजीजेस में हमें एक डिजीज डिटेल में करना है, दैट इज मलेरिया, ठीक है, जो कि प्रोटोजोआ कॉज करता है, दैट इज प्लाज्मोडियम। तो इन डिजीजेस को एक एक करके कवर करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। सो बच्चे, अब बैक्टीरियल डिजीजेस के बारे में बात कर रही हूँ। सबसे पहली कैटेगरी है, तो बैक्टीरियल डिजीजेस वो डिजीजेस है जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं, जैसे कि ये टर्म ही हमें एक्सप्लेन कर रहा है। तो बच्चे, इस डिजीज में हमें कोई नियरली 4-5 डिजीजेस कवर करनी है, जिसमें से सबसे पहले मैं ले रही हूँ निमोनिया। निमोनिया सबसे पहली डिजीज है। तो बच्चे, निमोनिया जो है इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। ये दो तरह के पैथोजेंस जो है वो ये डिजीज कॉज करते हैं। तो बच्चे, इसका कॉजेटिव एजेंट और कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा। हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा जो है वो इन्फ्लुएंजा भी कॉज करता है, ठीक है, इन्फ्लुएंजा वायरस की तरह, बट इट इक्वली कंट्रीब्यूट्स इन कॉजिंग निमोनिया। निमोनिया जो है इसके केस में क्या होता है, जो एयर सैक्स होते हैं जिसे आप एल्वियोलाई कहते हो, तो एल्वियोलाई जो है वो इफेक्ट हो जाता है, यानी कि लंग एल्वियोलाई जो है इट गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड, वो फ्लूइड से फिल्ड हो जाता है, यानी कि फ्लूइड के फिल होने की वजह से इस डिसऑर्डर के केस में जो एयर एक्सचेंजिंग और गैसेस एक्सचेंजिंग प्रॉपर्टी है एल्वियोलाई की, वो खत्म होने शुरू हो जाती है, ठीक है। तो बॉडी जो है उसमें फ्लूइड फिल हो गया, जिसकी वजह से ब्रीदिंग इश्यूज होंगे, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगी। एक्चुअली सांस लेने में दिक्कत नहीं होता, एक्सचेंजिंग में प्रॉब्लम होता है, जो ब्रीदिंग इश्यू की तरह फील होता है, यानी कि सफोकेटिंग फील रहता है बॉडी के लिए। और उसके बाद फीवर चिल्स होंगे। ऑब्वियसली बॉडी जो है कभी भी कोई डिसऑर्डर हो तो उसके केस में फीवर इंड्यूस करता है, ताकि डिजीज जो है वो कम की जा सके, ठीक है। उसके बाद हेडेक, कफ, ठीक है, ब्लू नेल्स एंड फिंगर्स, फिंगर्स जो है वो और नेल्स जो है वो ब्लू टर्न हो जाते हैं, यानी कि ब्लू में चेंज हो जाएंगे, ब्लूइश आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बच्चे बॉडी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा होता है, दैट्स व्हाई ये फिंगर्स और नेल्स जो है ना वो ब्लू होना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो है जो कि निमोनिया के केस में देखने को मिलते हैं, ठीक है। प्रॉपर ट्रीटमेंट है, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स है जो कि निमोनिया के ट्रीटमेंट में यूज किए जाते हैं, काफी लंबा ट्रीटमेंट है जो कि निमोनिया के केस में रहता है, तो धीरे धीरे इस डिजीज को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चे, निमोनिया के अलावा वी हैव सम मोर डिजीजेस, ठीक है, जो कि ट्रांसमिट होती है एयर ड्रॉपलेट से, क्योंकि निमोनिया जो है वो भी एयर ड्रॉपलेट से ट्रांसमिट होता है, यानी कि इन्फेक्शियस ड्रॉपलेट से। लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ एयर कांटेक्ट रहेगा, अगर आप कोई इन्फेक्टेड टाल यूज कर रहे हो जिसमें इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स जो है वो आ चुके हैं, या फिर यूटेंसिल्स यूज कर रहे हो निमोनिया के केस में, तो भी बच्चे ट्रांसमिशन हो सकता है, ठीक है। मतलब एयरबॉर्न डिजीजेस का हमेशा ये चीज रहता है कि अगर आप किसी के क्लोज कांटेक्ट में हो, उसकी चीजें यूज कर रहे हो, तो ट्रांसमिशन के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई एयरबॉर्न डिजीज है तो डेफिनेटली जो कोई भी फूड एक्सचेंज जो है या फिर उसके साथ क्लोज क्लोज कांटेक्ट जो है वो अवॉइड करना चाहिए। तो मुझे निमोनिया जो है वो कंप्लीट हुआ, एयरबॉर्न डिजीज है। तो अल्टीमेटली नेक्स्ट डिजीज के बारे में बात करते हैं, दैट इज टाइफाइड। टाइफाइड जो है इट इज कॉज्ड बाय सैल्मोनेला टाइफाइड। अगेन एक ऐसा बैक्टीरिया जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रहा है।
तो ये तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करेगा। तो सैल्मोनेला टाइफाइड, तो सैल्मोनेला टाइफाइड जो है वो कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू एंटर करता है। अगर वो कंटामिनेटेड वाटर जो है वो कंटामिनेटेड फूड बना रहा है, फूड में यूज हो रहा है, तो वो फूड को भी कंटामिनेट करेगा और अल्टीमेटली ट्रांसमिट होगा। तो मेन सोर्स है कंटामिनेटेड वाटर। तो मुझे टाइफाइड के केस में क्या होता है, जो सिम्टम्स आते हैं वो कैसे हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इफेक्ट कर रहा है, तो मुझे फर्स्टली तो इसके केस में फीवर का एक पैटर्न है। 39 टू 40 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो रहता है बॉडी में। और बच्चे इसके केस में ना फीवर का पैटर्न रहता है, यानी कि वो दोपहर से राइज करना शुरू कर देगा, यानी कि इंक्यूबेशन जो है, तो उसमें क्या आता है, इंक्यूबेशन पीरियड पूरा करने के बाद कुछ फीवर जो है हमारे पास, ये इसका प्रोलिफरेटिंग स्टेज जो है वो बूस्ट होती है हर दिन, जिसकी वजह से एक पैटर्न आता जाएगा। वो थोड़ी देर फीवर राइज करता है, अगले दिन थोड़ा कम हो जाएगा, फिर बीच में राइज करेगा, फिर कम हो जाएगा। तो पैटर्न्स रहेंगे, क्योंकि ये प्रोलिफरेट करते जाते हैं। जैसे प्रोलिफरेट करते हैं, अटैक करते हैं बॉडी में इंटेस्टाइन पे, तो फीवर जो है वो क्रिएट होता जाएगा। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, वीकनेस, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। और बच्चे ये सब चीजें अगर आप देखो, ये सारी चीजें जो है वो एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव सिस्टम से। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इफेक्ट होने की वजह से क्या होता है, ये सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं। और इतनी मेजर इश्यू होता है कि एपेटाइट भी लूज हो जाता है, कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि बॉडी जो है, जो फूड जा रहा है वो भी डाइजेस्ट नहीं कर पाता प्रॉपर्ली, और डाइजेशन हो जाए तो उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रहा होता प्रॉपर्ली। क्योंकि टाइफाइड के केस में जो साल्मोनेला टाइफाइड जो है ना, वो क्रिएट कर देता है पोर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इट क्रिएट्स पोर्स इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में पोर्स क्रिएट करने की वजह से ना एब्जॉर्प्शन होती है प्रॉपर्ली, ना प्रॉपर्ली डाइजेशन होती है, जिसकी वजह से वीकनेस तो बहुत एक्सट्रीम रहेगा इस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो टाइफाइड जो है ना, इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है, इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता ये डिजीज। तो इसके लिए जो टेस्ट रहता है ना, टेस्ट फॉर टाइफाइड इज वाइडल टेस्ट। बहुत ही स्पेसिफिक टेस्ट है, जिसमें स्पेसिफिकली इस बैक्टीरिया के ट्रांसमिशन और प्रोलिफरेशन को चेक किया जाता है बॉडी में। तो मुझे वाइडल टेस्ट जो है वो कंफर्मेटरी टेस्ट है टाइफाइड का। ठीक है, अदरवाइज कुछ सिम्टम्स से पहचाना जा सकता है, जो कि बहुत ही डिफरेंट सिम्टम्स नहीं है अगर हम डायरिया या डायसेंट्री से रिलेट करें तो बच्चे वाइडल टेस्ट किया जाता है। और यहाँ पे ना इसमें एक केस स्टडी है, उसके बारे में भी बात करते हैं। केस स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, जो न्यूयॉर्क और यूएस से जुड़ी हुई है। तो बच्चे इसके केस में क्या है, एक हमारे पास टाइफाइड मैरी के नाम से एक लेडी जो है वो जानी जाती है, जिसका नाम जो है वो मैरी मैलन था। मुझे मैरी मैलन जो थी, उन्हें टाइफाइड मैरी का नाम दिया गया ड्यू टू अ पर्टिकुलर पैटर्न, जो कि टाइफाइड का इन्हें आइडेंटिफाई किया गया था, एसिम्प्टोमेटिक केस आइडेंटिफाई किया गया था मैरी मैलन का। तो हुआ क्या था, टाइफाइड जो है वो कंटामिनेटेड वाटर या फूड के थ्रू ट्रांसमिट होता है। और ये मैरी मैलन जो थी, उनके केस में एसिम्प्टोमेटिक केस था, यानी कि सिम्टम्स नहीं आ रहे थे टाइफाइड के। बट ये मैरी मैलन जो थे, ठीक है, वो क्या करते थे, कुक थे प्रोफेशन से, और अल्टीमेटली एसिम्प्टोमेटिकली कैरी कर रहे थे टाइफाइड को। तो अचानक एक आउटबर्स्ट सा हुआ, एक एपिडेमिक कॉज हो गया टाइफाइड का, जिसमें मल्टीपल केसेस टाइफाइड के आने लग गए। तो अल्टीमेटली यूएस के डिपार्टमेंट में, जो हमारे पास हेल्थ डिपार्टमेंट था, उन्होंने चेक किया और बहुत सारे केसेस को स्टडी किया। तो ऑब्जर्व करने के बाद दे आइडेंटिफाइड some 22 peoples which are linked with this case, जिनका लिंक माना गया मैरी मैलन के साथ, जिन्होंने कंटामिनेटेड फूड लिया था एक पर्टिकुलर सोर्स से, जो था मैरी मैलन के से। ठीक है, तो उस फूड सोर्स के बाद वो इन्फेक्ट हुए थे, उसके बाद सिम्टम्स आना शुरू हुए थे। तो 22 केसेस ऐसे रिपोर्ट हुए। अल्टीमेटली क्या हुआ, मैरी मेलन को लाया गया, मैरी मेलन को बताया गया कि जो है इन्फेक्शन जो है वो ट्रांसमिट हो रही है, वी नीड टू चेक
द ब्लड सैंपल और अदर सैंपल्स, ताकि डिजीज जो है वो फिगर आउट की जा सके। तो इनिशियली ये चीज तो एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि कोई सिम्टम नहीं आ रहा था। जो चेक किया गया, जबरदस्ती चेक किया गया, तो अल्टीमेटली डिजीज जो थी वो वहां पे प्रिवेल कर रही थी बॉडी में। तो बॉडी में प्रिवेल करने के बाद इन्हें क्या किया गया, इन्हें जो है थोड़ी देर क्वारंटाइन किया गया, आइसोलेशन में रखा गया कि वो किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, क्योंकि एसिम्टोमेटिक केस था और ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिवली पॉसिबल नहीं हो पा रहा था इनके केस में, एबनॉर्मल सा अरेंजमेंट था। तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो चाहिए होता है हर एक बैक्टीरिया को, तो वैसा कुछ नहीं हो पा रहा था इनके केस। तो इनको क्वारंटाइन किया गया, बट काफी देर क्वारंटाइन करने के बाद, यानी कि नियरली 2-3 सालों तक क्वारंटीन में अलग से रखा गया था। तो क्वारंटीन करने के बाद इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट का, यूएस सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अलग से रखा जाए इन्हें। तो बच्चे उसके बाद उन्होंने कुछ पेटिशन फाइल किया, उसके बाद उन्हें रिलीज कर दिया गया, सिर्फ एक कंडीशन पे कि वो फर्दर ऐसे प्रोफेशन चूज नहीं करेंगे जिसमें वो मैक्सिमम लोगों को इन्फेक्ट करे और फर्दर उन्हें दिक्कत हो। मतलब कुकिंग तो बिल्कुल मना कर दिया गया था उन्हें, बट स्टिल उन्होंने क्या किया, कुछ सालों बाद जो है कुछ केसेस और रिपोर्ट होना शुरू हो गए टाइफाइड में न्यूयॉर्क और एडजॉइनिंग एरियाज में। तो एपिडेमिक जो है वो कंटिन्यूसली कॉज होने लग गया। तो अल्टीमेटली फिर आइडेंटिफाई किया गया था कि दैट माइट बी ड्यू टू मैरी मेलन। तो फिर मैरी मेलन को आइडेंटिफाई किया गया, उन्हें ढूंढा गया, ढूंढने के बाद उन्हें एक अलग से आइलैंड में अलग से जगह दी गई और वहां पे क्वारंटीन किया गया, उन्हें अलग से रखा गया। और उसके बाद उनका जो है कार्डियक अरेस्ट से डेथ हो गया था, बट फर्दर उन्हें एंटरटेन नहीं किया गया, मतलब कोई भी उनके साथ नहीं होता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है जिसमें टाइफाइड बताया जाता है कि टाइफाइड बहुत ही खतरनाक डिजीज है। एसिम्टोमेटिक केसेस जो है इसके बहुत ही ज्यादा सेवियर हो सकते हैं। इनफैक्ट ये डिजीज जो है वो डेथ भी कॉज कर सकती है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता बेटा। ठीक, सो ये था टाइफाइड का केस बच्चे। तो अब है फर्दर टाइफाइड के बाद नेक्स्ट कंडीशन में ले रही हूँ डायसेंट्री। डायसेंट्री के बारे में एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, जस्ट नाम मेंशन है, बट नाम मेंशन है तो इसीलिए हम थोड़ा सा इंफॉर्मेशन इसका लेंगे, एटलीस्ट पॉजिटिव एजेंट्स एंड सिम्टम्स जो एनसीईआरटी डील करती है कल। तो डायसेंट्री जो है इट इज कॉज्ड बाय शाइगेला, शाइगेला कॉज करता है। और मैं यहाँ पे शाइगेला के साथ एक और नाम लिख रही हूँ जो कि बैक्टीरिया तो नहीं है, बट वो एक प्रोटोजोन है जो डायसेंट्री कॉज करता है। तो बच्चे शाइगेला विच इज अ बैक्टीरिया इटसेल्फ, एंड एंटोमीबा हिस्टोलिटिका। एंटोमीबा हिस्टोलिटिका ये बच्चे एक प्रोटोजोन है, तो मैं साथ में ये डील कर रही हूँ क्योंकि नियरली सिम्टम्स एक जैसे रहते हैं। तो डायसेंट्री के केस में जो सिम्टम्स आएंगे वो रहेंगे एब्डोमिनल क्रैम्प्स, एब्डोमिनल क्रैम्प्स रहते हैं। उसके बाद डायरिया, ठीक है। उसके बाद वॉमिटिंग, मतलब अगर आप खुद एनालाइज करो तो जो हमारे पास जो डिजीजेस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को इन्फेक्ट कर रही है, यानी कि डाइजेस्टिव एरियाज के किसी भी पार्ट को, स्पेशली इंटेस्टाइन जो है वो फेवरेट पार्ट रहता है ऑर्गेनिज्म का। रीजन बिहाइंड कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए सारे प्रोडक्ट्स आते हैं और अल्टीमेटली उसके केस में क्या होता है कि वहां पे न्यूट्रिएंट जो है वो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका होता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो है ये डिजीज जो है वहां पे प्रोलिफरेट कर पाती है, क्योंकि न्यूट्रिएंट भी प्रॉपर मिल जाएगा, सब कुछ प्रॉपर, कोई दिक्कत नहीं होगी न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करने में। तो इसीलिए वहां पे ही प्रोलिफरेट करना जो है वो जरूरी समझते हैं। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो गए, डायरिया हो गया, वॉमिटिंग हो गया, बट उसके अलावा जो है ना अगर हम एंटोमीबा हिस्टोलिटिका के केस में बात करें तो थोड़ा सा सेवियर कंडीशन भी रहता है, लाइक stools with excess mucus and blood clots। तो blood clots के साथ भी डिस्चार्ज देखने को मिलता है।
ठीक है। तो अगेन ट्रीटमेंट जो है वो स्पेसिफिक रहता है। शाइगेलियासिस के केस में अलग ट्रीटमेंट रहेगा, एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट भी पॉसिबल है, बट प्रोटोजोन के केस में एंटीबायोटिक के साथ साथ कुछ और एंटी प्रोटोजोन ड्रग्स जो है वो यूज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिकली एंटामीबा हिस्टोलिटिका के प्रोलिफरेशन को रोकेगा, मल्टीपल फिजन को भी रोकेगा। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट डायसेंट्री। तो डायरिया जो है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स, वॉमिटिंग जो है, ये हमारे पास मेन सिम्टम्स है बेटा। एंड यस, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन क्योंकि वाटर एब्जॉर्प्शन और वाटर रिटेनेंस दोनों पे इफेक्ट पड़ता है। तो ये हो गई थर्ड डिजीज। दो और डिजीजेस हैं जो बैक्टीरिया से जुड़ी हैं, दैट इज प्लेग, प्लाक और डायथेरिया। ठीक है, तो बच्चे बुबोनिक प्लेग जो है, इट इज कॉज्ड बाय जर्सीनिया पेस्टिस। जर्सीनिया पेस्टिस जो है उससे कॉज होता है, ये एक बैक्टीरिया है। और बच्चे इस डिजीज को लेकिन ना एक ऑर्गेनिज्म के साथ सबसे ज्यादा रिलेट किया जाता है, दैट इज रैट्स। क्योंकि बच्चे इसका ट्रांसमिशन जो है ना, उसमें रैट्स, फ्लाइज बहुत रिस्पॉन्सिबल रहती है। तो ट्रांसमिशन बाय रोडेंट्स, फ्लाइज, जो कि इन्फेक्ट करके चीजों को हमारे पास इस प्लेग को स्प्रेड करती है। ठीक है, इनफैक्ट हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स जो है, स्पेशली फ्लाइज जो है, वो बहुत सारी डिजीजेस को ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका उसके लिए तो फेवरेट वेक्टर है हमारे पास फ्लाइज। पर रोडेंट्स के केस में भी ये डिजीज जो है वो इंक्यूबेट करती है और अल्टीमेटली आगे ट्रांसमिट करती है बेटा। तो बच्चे बुबोनिक प्लेग के केस में सिम्टम्स क्या आते हैं? तो मेन सिम्टम जो है इसके केस पे swollen and tender lymph nodes, lymph nodes जो है वो स्वेल हो जाते हैं और सॉफ्टन हो जाते हैं। ठीक है, और वहां पे ना कुछ नोडल स्ट्रक्चर्स जो है, यानी कि swollen और टेंडर lymph nodes जो है वो बनने की वजह से कुछ इस तरीके से मासेस जो है वो दिखते हैं, जिन्हें ना ब्यूब्स कहा जाता है। तो बिबल्स फॉर्म होने की वजह से बुबोनिक प्लेग कहा जाता है इस कंडीशन को। ठीक है, और बच्चे इसके केस में हेडेक, मसल पेन, फीवर, चिल्स, ठीक है, ये सब कॉज होता है। तो लिम्फ नोड्स जो है बेटा उस पर ज्यादा इफेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बच्चे ये सब अरेंजमेंट है बुबोनिक प्लेग के केस में। बाकी नेक्स्ट कंडीशन, दैट इज डायथेरिया। Diphtheria is caused by Corynebacterium diphtheria। Corynebacterium diphtheria जो है वो कॉज करता है इस कंडीशन को। इसके केस में भी बच्चे हमारे पास रहेगा सोर थ्रोट, कफ रहेगा, फीवर चिल्स रहेंगे, मसल क्रैम्प्स एंड स्वोलन लिम्फ नोड्स भी। ठीक है, तो ये हमारे पास है डायथेरिया एंड बुबोनिक प्लेग। ये हो गई बैक्टीरियल डिजीजेस यहाँ पे कंप्लीट होगा। सो नेक्स्ट बच्चे एक फंगल डिजीज, दैट इज रिंगवर्म डिजीज। तो बच्चे फंगल डिजीज में रिंगवर्म डिजीज है विच इज कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ फंगसेस, डिफरेंट कंडीशन में। This is caused by ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन एक फंगस है, वो कॉज कर सकता है। एपिडर्मोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन जो है वो सेकेंड टाइप ऑफ फंगस है जो ये कॉज करता है।
एंड थर्ड माइक्रोस्पोरम। ये 3 तरह के फंगस जो है ये रिंगवर्म डिजीज कॉज करते हैं, जिसमें क्या होता है कि स्किन जो है इट बिकम्स इची एंड स्केली, स्केली बन जाती है एंड बहुत ज्यादा इची स्किन जो है वो बन जाती है, ठीक है। और बच्चे ये डिजीज जो है इसी केस में बहुत ज्यादा इचीनेस होती है और बच्चे कंटिन्यूसली स्प्रेड करती जाएगी, एक जगह रिस्ट्रिक्टेड नहीं रहती, स्प्रेड करती जाएगी। और बच्चे हमारे पास सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज जो है इसके लिए, डिजीज के लिए, तो वो होता है मॉइस्चर एंड टेम्परेचर। मॉइस्चर एंड टेम्परेचर जो है यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर वो प्रमोट करता है इसकी ग्रोथ, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ फंगस। तो बच्चे ये फंगस जो है किसी भी तरीके से ट्रांसमिट हो सकता है, इन्फेक्शियस जो है अपने कंटामिनेटेड चीज को टच कर लिया है या फिर कंटामिनेटेड टाल यूज कर लिया है, क्लॉथ यूज कर लिया है, तो उस दौरान ये फंगस जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है। और बच्चे जहां जहां पे उसको मॉइस्चर दिखेगा, प्रॉपर टेम्परेचर दिखेगा, वहां पे ग्रो करना शुरू कर देगा। तो बच्चे इसी केस में जो इन्फेक्टेड एरियाज होते हैं वो मेनली होते हैं फिंगर्स, फिंगर्स के बीच में जो वेब्स होते हैं ना, फिंगर वेब्स, तो बच्चे वहां पे रहता है नेल्स वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद ग्रोइन रीजन में यानी कि ग्रोइन ही लिख देते हैं, ग्रोइन यानी कि थाई रीजन के आसपास, ठीक है। ग्रोइन रीजन में, आर्मपिट्स में, बेयर्ड रीजन में मेल्स के केस में, क्योंकि वहां पे हेयरी ग्रोथ बहुत ज्यादा होता है तो वहां पे मॉइस्चर रिटेनेंस ज्यादा रहेगा। तो बच्चे ये रीजन जो है वो इफेक्टेड रहते हैं। टो रीजन में टो फिंगर्स जो है वो सबसे ज्यादा प्रोन होती है क्योंकि वहां पे भी मॉइस्चर काफी देर रहता है। और स्पेशली जो लोग शू पहनते हैं, जो बहुत देर तक के लिए शूज पहनते हैं, तो उनके केस में तो मॉइस्चर रिटेनेंस बहुत रहेगा, टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा। तो अकॉर्डिंगली कौन सा फंगस आपको टारगेट कर लेता है और वहां पे उसको प्रोलिफरेटिंग स्टेज मिल जाती है, तो बच्चे कंडीशन मिल जाती है तो वहां पे वो ग्रो करना शुरू कर देगा। सो दिस इज अबाउट अ फंगल डिजीज जो हमें डील करनी थी, ठीक है। तो स्किन बहुत स्केली और इची बन जाएगी और उसमें वहां पे बिल्कुल जो है रैशेस से क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है। So third condition, that is helminthic diseases. हेलमिंथिक डिजीजेस में सबसे पहली है एस्केरियासिस, which is caused by Escherichia lumbricoides, ठीक है। तो बच्चे सो Escherichia lumbricoides जो है वो कॉज करेगा इसे, Escherichia lumbricoides। और बच्चे इसके केस में ट्रांसमिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इन्फेक्टेड सॉइल। इन्फेक्टेड सॉइल जहां पे प्रेजेंट रहेगा which has infected eggs, इन्फेक्टेड सॉइल में इसके इन्फेक्टेड एग्स रहते हैं। और हम सब फेमिलियर है कि इसमें इट्स द रेप्टिफॉर्म लार्वा ऑफ एस्केरिस, रेप्टिफॉर्म लार्वा ऑफ एस्केरिस which actually transmits to human। तो रेप्टिफॉर्म लार्वा जो है वो ट्रांसमिट होगा, तो एग में से ये रेप्टिफॉर्म लार्वा जाएगा, सॉइल में आएगा और इस सॉइल के थ्रू वो कंटामिनेटेड फूड तक पहुंचेगा और या फिर कंटामिनेटेड हैंड रहेंगे जिसके थ्रू बॉडी में एंटर कर जाएगा। और बच्चे इसके केस में इट इन्फेक्ट्स स्मॉल इंटेस्टाइन अगेन। तो हमने कहा है कि अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को कोई ऑर्गेनिज्म टारगेट कर रहा है तो वो डेफिनेटली स्मॉल इंटेस्टाइन को ही टारगेट करेगा क्योंकि वो फेवरेट साइट होती है जहां पे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल रहेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को टारगेट करेगा एंड कॉजेस
muscular pain and creates pores there. तो बच्चे वहां पे क्या करेगा, pores create कर देगा, ठीक है, और muscular pain create करेगा, causing internal bleeding, जिसकी वजह से internal bleeding हो जाता है. ठीक है, तो इंटरनल ब्लीडिंग होगा, मस्कुलर पेन होगा, और ऊपर से इसके केस में वीकनेस बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि एस्केरीज जो है वो वहां पे रहकर इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब कर रहा होता है. तो इसीलिए बच्चे वो एरिया जो है उसके लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, न्यूट्रिएंट खाता जाएगा और अल्टीमेटली बॉडी पे वीकनेस हो जाएगी, एक्सट्रीम वीकनेस. तो एस्केरियासिस के बाद सेकंड है फाइलेरियासिस, जिसको हम जानते हैं एक टर्म से, दैट इज एलिफेंटियासिस. एलिफेंटियासिस वो कंडीशन है विच इज कॉज्ड बाय फाइलेरियल वर्म, दैट इज व्यूचरेरिया, bancrofti. व्यूचरेरिया bancrofti पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, इसका फाइलेरियल वर्म कहा जाता है, और इसका ट्रांसमिशन जो है वो हमारे पास वेक्टर्स के थ्रू होता है, यानी कि हमारे पास मॉस्किटो, डायरेक्टली मैं मॉस्किटो लिख रही हूँ, तो मॉस्किटोज के थ्रू होता है. तो बच्चे इसी केस में जो मॉस्किटो को स्पेसिफिक नहीं है, क्यूलेक्स, एडिस और उसके बाद कोई भी तरह का मॉस्किटो जो है वो अवेलेबल रहेगा तो ये ट्रांसमिट कर सकता है फाइलेरियल वर्म. इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ये डिजीज को ट्रांसमिट करेगा. ठीक है, सो बच्चे अल्टीमेटली एलिफेंटियासिस के केस में सिम्टम्स जो है वो क्या रहते हैं. तो बच्चे इसके केस में क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है लिम्फ नोड्स का, enlargement of lymph nodes, especially of lower region. लोअर बॉडी के लोअर बॉडी में जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनका एनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बल्कि बॉडी क्रिएट हो जाती है उस रीजन में, यानी कि लेग्स जो होंगी, टेस्टिकल्स होंगे, जो है स्क्रॉटम होगा. तो बच्चे स्क्रॉटम, लेग्स रीजन, फीट जो है वो एनलार्ज हो जाता है, जिसकी वजह से इस डिजीज को इसके सिम्टम की वजह से, इसके इफेक्ट की वजह से एलिफेंटियासिस कहा जाता है बेटा. ठीक है, तो बच्चे ये है हमारे पास दो हेलमिंथिक डिजीज, यानी कि एस्केरियासिस एंड एलिफेंटियासिस.